नमस्कार। आज मेरे साथ डॉक्टर अभय दुबे एक बार फिर से। यूपी की राजनीति इस समय कुछ बुलेट ट्रेन की रफ्तार से चल रही है। अभी तो स्पीड और बढ़ेगी, शायद हवाई जहाज की स्पीड हो जाए। अ, पिछला हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि किसान बिल वापस हो गए थे। उसके बाद बहुत सी घटनाक्रम जल्दी जल्दी होने लगा। उसका एक बड़ा घटनाक्रम यह है कि अखिलेश जी ने जो सबसे बड़ा फॉर्मली गठबंधन कर लिया, वो जयंत चौधरी जी साहब के साथ, लोकदल के साथ कर लिया। अब वो मोर और लेस फाइनल हो गया है। बात ऐसी है, कुछ लोग कह रहे हैं 35 सीट, 37 सीट, 36 सीट, इसी 35 के आसपास। वो शायद 25 मांग रहे थे, अब वो 45 मांग रहे थे, 25 दे रहे थे, इसी के आसपास की बात है। सबसे पहली बात यही है अभय दुबे साहब कि आपको लगता है कि ये जयंत चौधरी का जो गठबंधन हुआ है वो एक टर्निंग पॉइंट है इस इलेक्शन का? देखिए, मुझे तो लगता है कि गठबंधन पहले से ही चल रहा था, केवल उसकी घोषणा होनी बाकी थी। मीडिया की तरफ से इसमें कुछ पिछले दिनों कुछ संदेह पैदा करने की कोशिश की गई। ये कहा गया कि जयंत चौधरी और अखिलेश के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है और अखिलेश ने कहीं प्रियंका गांधी से किसी एयरपोर्ट के लॉन्च में मुलाकात कर ली, इसलिए जयंत चौधरी ने मुलाकात कर ली, इसलिए अखिलेश नाराज हो गए। इस प्रकार की खबरें आई थी और कुछ विश्लेषकों ने कहा भी था कि शायद अब उस तरह से गठबंधन ना हो पाए। लेकिन मुझे तो पक्का यकीन था कि दोनों के बीच में गठबंधन होगा और मुझे इसमें ज्यादा मीडिया प्रेरित ज्यादा मामला लग रहा था और वो गठबंधन हो गया। देखिए, अखिलेश एक सुचिंतित नीति पर चल रहे हैं जिससे उनकी चुनावी रणनीति निकल रही है। ये सफल होती है ना सफल होती है, ये एक अलग बात है, लेकिन प्रशंसा की बात यह है कि वो इसके ऊपर लगातार काम कर रहे हैं और उनके पूरे इस राजनीतिक रवैये में एक निरंतरता है। इस निरंतरता का अभाव पहले उनमें देखा गया है और कांग्रेस में तो निरंतरता बहुत देखी जाती है, निरंतरता का अभाव बहुत देखा गया है। लेकिन अखिलेश इस चुनाव में अखिलेश ने बड़ी पार्टियों यानी कांग्रेस या बहुजन समाज पार्टी से गठजोड़ करने की बजाय छोटी छोटी पार्टियों से गठजोड़ करना शुरू किया, गठजोड़ करना पसंद किया है। और उनकी यही रणनीति है जिसके कारण वो उत्तरोत्तर भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रतिद्वंदी के रूप में अपने आप को स्थापित करते चले जा रहे हैं। जो कुछ भाजपा के ग्राफ में गिरावट होती है तो वो अखिलेश के ग्राफ में जाकर उतना ही अखिलेश का ग्राफ उठ जाता है। उसका लाभ ना तो कांग्रेस को मिलता है, ना बहुजन समाज पार्टी को मिलता है और ना ऐसे दूसरे खिलाड़ियों को मिलता है जो अखिलेश का खेल बिगाड़ने के लिए मैदान में मौजूद है। तो ये एक उत्तर प्रदेश में एक दिलचस्प घटनाक्रम चल रहा है, इसके ऊपर आपकी निगाह भी है और मेरी निगाह भी है। जी। क्योंकि उन्होंने, जो आप छोटे दलों की बात कर लें, उन्होंने सुहेल देव जी की, ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी से पहले ही कर लिया था, उनकी आजमगढ़ की रैली में जाके शिरकत की और वो डिसाइडेड है। और मेरे ख्याल में उन लोगों में सीट की भी बात हो ही गई होगी। उन्होंने कल परसों, मतलब एक दो दिन पहले, जनवादी सोशलिस्ट पार्टी जो डॉक्टर संजय सिंह चौहान की, ये मैं दर्शकों को बता दूं, एक नुनिया जात होती है हम लोगों की ईस्टर्न यूपी में, नुनिया तो चौहान। हाँ, नुनिया चौहान। तो वो नुनिया चौहान है, वो पूर्वांचल के करीब 15 जिलों में उनकी थोड़ी पकड़ है, गाजीपुर, चंदौली, आजमगढ़, मऊ, बलिया, ये सब जगह। और पूरे स्टेट में उनके कहा जाता है कि सब 1.25 से 1.5% के आसपास उनके वोट बैंक दिए। तो वो परसों उनकी रैली में शामिल हुए, उनके ऑफिस का उद्घाटन किए, वो भी फॉर्मल हो गया है। मैं अपने दर्शकों को एक चीज और बता दूं, जो डॉक्टर संजय कुमार चौहान है, ये 2019 का इलेक्शन चंदौली में महेंद्र नाथ पांडे जी से महज शायद 14,000 वोट से हारे थे, 14,000 वोट से। और उस बार ये सपा के टिकट पे लड़े थे और एज गठबंधन, मतलब एज गठबंधन लड़े थे, लेकिन सिंबल सपा का था और इनको 4,96,000 वोट मिले थे। तो उस जगह इनकी पकड़ ठीक है। एक दूसरा, इन्होंने महान दल सेंट्रल यूपी में, ये तो ईस्टर्न यूपी की बात हो गई, ओम प्रकाश राजभर और डॉक्टर संजय चौहान। सेंट्रल यूपी में इन्होंने केशव देव मौर्य की महान दल से किया है। वो बदायूं, कासगंज, वो वाला जो वो इलाका है, उसमें उनकी पकड़ है। और एक और इन्होंने 2 दिन पहले जयंत चौधरी के जस्ट बाद कृष्णा पटेल जी से किया। कृष्णा पटेल जी जैसी बात निकल के आ रही है कि शायद वो जो भी 2, 3, 4 सीट पे लड़ेंगे, वो संभवतः सपा के सिंबल पे ही लड़ेंगे। तो ये तो तय बात है कि कृष्णा पटेल अगर सपा के सिंबल पे लड़ रही हैं तो जीत के साथ साथ वो अपना दल को जरूर डिस्टर्ब करेंगे।
तो ये इन तीनों छोटे दलों के गठबंधन को, क्योंकि वो वेस्ट से लेके वेस्टर्न यूपी, सेंट्रल यूपी, ईस्टर्न यूपी, सब जगह छोटे छोटे दलों को बांधने की कोशिश कर रहा है, तो इससे भी फर्क पड़ रहा है ना। देखिए, पिछले चुनाव में 2017 के चुनाव में हमारे मित्र हैं कानपुर के डॉक्टर अनिल कुमार वर्मा, उन्होंने इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली में बहुत उम्दा किस्म के विश्लेषण लिखे थे, और उन विश्लेषणों में उन्होंने एक बात रखी थी, उन्होंने एक विनिंग एक इंडेक्स बनाई थी उन्होंने, और वो इंडेक्स छोटी पार्टियों की, जो छोटे छोटे समुदायों की पार्टियां हैं, उनकी इंडेक्स थी कि उनके वोट जब मिल जाते हैं उस इंडेक्स के मुताबिक, तो फिर क्या, और जब वो एक बड़े किसी जनाधार के साथ में उनका जोड़ होता है, समीकरण बनता है, तो किस तरीके से चुनाव के ऊपर वो निर्णायक असर डालते हैं। उस वक्त वो इंडेक्स पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में काम कर रही थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने ही छोटे छोटे दलों की तरफ ध्यान दिया था। इस मामले में मैं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को इस बात का श्रेय देना चाहिए कि उसने इन छोटे छोटे दलों को, बड़े पिछड़ी जातियों को की नुमाइंदगी करने वाले जो बड़े बड़े दल हैं, उनको परास्त करने के लिए भाजपा ने कम संख्या, अल्पसंख्या वाले और पूरे उत्तर प्रदेश में एक सार जिनकी आबादी का प्रसार नहीं है, ऐसे दलों के साथ में भाजपा ने गठजोड़ किया, उनको महत्व दिया, और उनको उनकी राजनीतिक ताकत का एहसास दिलाया। न केवल उनको उनकी राजनीतिक ताकत का एहसास दिलाया, बल्कि दूसरी पार्टियों को भी उनकी राजनीतिक ताकत का एहसास दिलाया। आज भाजपा ने वो नीति छोड़ दी है। आज भाजपा दूसरे तरीके से उन जातियों और समुदायों को संबोधित कर रही है, उनके साथ में संपर्क बनाना चाहती है या उनके वोट लेना चाहती है, लेकिन उसकी इस नीति की वजह से दूसरी पार्टियों को लगा कि वो भी ऐसा कर सकते हैं, और अखिलेश इस काम को बहुत सफलतापूर्वक कर रहे हैं। मुझे उम्मीद थी कि शायद बहुजन समाज पार्टी भी इस काम को करना चाहेगी, लेकिन मायावती ने इस काम को करने से इनकार किया। वो ब्राह्मणों की गोलबंदी में लग गए और वगैरह वगैरह, उन्होंने दूसरे तरीके अख्तियार किए। लेकिन अखिलेश ने जो किया है, इससे इस चुनाव का नतीजा जो भी हो, लेकिन इससे समाजवादी पार्टी का दूरगामी भविष्य उज्जवल हो गया है जी, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन एक जगह मुझे जो मुलायम सिंह जी का जन्मदिन था, और जो भी इसको बहुत नजदीक से देख रहा है, क्योंकि एक जिसको कहते हैं ना थॉर्न, एक कांटा अभी है, वो शिवपाल जी को वापस नहीं ला, अपने चाचा को वापस नहीं ला पाए, या वापस नहीं लिया, दोनों तरह से जैसे भी कहें उसको, क्योंकि शिवपाल जी जिनकी नुमाइंदगी करते हैं, वो नहीं है कोई, वो छोटी बिरादरी की अलग पार्टी नहीं है, वो इस परिघटना में शामिल नहीं है। शिवपाल जी का वो तो उनका घरेलू झगड़ा है, और वो तो यादवों के एक हिस्से पे ही शिवपाल का दावा है। तो वहां पर उनको ये भी साबित करना है कि यादवों के नेता हम हैं, शिवपाल हमारे नेता, शिवपाल उसमें हिस्सेदारी नहीं कर सकते। देखिए, अखिलेश के लिए ये भी, अगर वो शिवपाल को अपने साथ ले आते हैं तो परिस्थिति दूसरी होगी। अगर वो नहीं भी लाते हैं तो हमें इस दृष्टिकोण से भी या वो शिवपाल खुद भी आने से इनकार कर देते हैं, तो हमें इस दृष्टिकोण से भी देखना चाहिए कि आखिरकार एक बार उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह अब चूंकि अवकाश प्राप्त कर लिया है वृद्धावस्था के कारण और खराब स्वास्थ्य के कारण, इसलिए एक बार अंतिम रूप से यह तय हो जाना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में जो यादव जनाधार है वो किसके कहने पर वोट देता है। अगर ये बात लगातार बटी ही रहेगी कि वो कुछ हिस्सा जो है वो शिवपाल के कहने पर वोट देता है, तो अखिलेश मजबूर है उन्हें अपने साथ लाने के लिए, तो ये उचित नहीं होगा। एक बार जब ये तय हो जाएगा कि सारा यादव अखिलेश के साथ है, शिवपाल अपने आप अखिलेश के साथ चले आएंगे जी। फिर उनकी बार्गेनिंग पावर है, सौदेबाजी की शक्ति है, वो उनकी खत्म हो जाएगी जी। नहीं, मैं इसको इस तरह से भी देख रहा हूं। देखिए, शिवपाल जी ने फिरोजाबाद में अक्षय यादव को, मतलब अक्षय यादव चुनाव हार गए थे, 20-22 हजार से या 24 हजार से चुनाव हारे थे, 1 लाख वोट वो अरे कन्नौज का चुनाव डिंपल जी हार गई थी, केवल शिवपाल जी की पार्टी के लोगों की वजह से। मैं इसको इस तरह से भी देख रहा हूं, क्योंकि एक समाज का एक वर्ग है, वो जो नॉन यादव है, उसको ये लग रहा है कि जो भी हो चाचा हैं, जाके ले आए, मना लाएं। जो जैसे कभी कभी मोदी जी के लिए लोगों को कहते हैं ना कि अरे कुछ भी था, अडवाणी जी को अध्यक्ष, अरे राष्ट्रपति बना दिए होते, क्या दिक्कत थी। उसी तरह से एक वर्ग ये भी है जो बहुत क्लोजली ये भी देख रहा है कि ये अपने घर के एक ऐसे व्यक्ति को जो मुलायम सिंह के साथ बराबरी उनके साथ रहे, उनके सहयोगी के रूप में रहे, उनको कैसे हैंडल करते हैं, ये भी इनके ऊपर नजर है लोगों की। नहीं, ये हो सकता है, लेकिन मैं तो खांटी राजनीतिक दृष्टिकोण से सोच रहा हूं। मैं आपकी बात से इनकार नहीं कर रहा हूं। मेरा कहना यह है कि पिछले चुनाव में शिवपाल ने वोट कटवा का काम किया,
जी और समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े उम्मीदवारों को भी उन्होंने हराया जिनको जीत जाना चाहिए था चुनाव। तो अब मेरा ख्याल है यादव बिरादरी ने देख लिया होगा कि इसका नतीजा कुल मिलाकर क्या निकला है। जी इसका नतीजा तो यादवों का जो राजनीतिक प्रभुत्व है या उनकी जो राजनीतिक दावेदारी है, उस राजनीतिक दावेदारी उससे कमजोरी होती है। तो अगर जी जैसे माना जाता है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा पॉलिटिसाइज, सबसे ज्यादा राजनीतिकृत अगर कोई बिरादरी है तो वो यादवों की बिरादरी है। मुझे लगता है कि यादवों के स्थानीय स्तर के नेता, मझोले स्तर के नेता और प्रदेश स्तर के नेता इस बात को समझ रहे होंगे कि उनका भविष्य किसके साथ है। जी जी क्या उनका मैं भविष्य बट जाने में है? जी क्या उनका जी भविष्य शिवपाल के साथ और अखिलेश के बीच में बंटने में है? जी क्या उनका भविष्य अखिलेश के साथ जाने में है? ये निर्णय उन्हें भी लेना होगा और अखिलेश को ये चुनौती उनके सामने फेंकनी चाहिए। मैं मानता हूं इतने साहस का काम करना चाहिए उन्हें। वैसे भी मुलायम सिंह जी का आशीर्वाद तो अखिलेश के साथ है, शिवपाल के साथ नहीं है। जी जी अच्छा, एक चीज और मैंने हाल के दिनों में देखी, मैं इसलिए अखिलेश जी से के ऊपर जो सवाल आम जन में उठते हैं, एक चीज मैंने और देखी, और मेरे पास आज दो लोगों के मैसेज आए हैं जो सीरियस लोग हैं। अभी प्रयागराज में मतलब इलाहाबाद जो पुराना बोलते हैं, तो वहां 4 हरिजनों की हत्या हुई है। वो दबंगों ने कैसे कैसे मार डाला है। अब यह न्यूज आ गई है कि प्रियंका जी जा रही हैं वहां, उनको क्या क्या जहाज से कैसे जा रहे हैं, जो भी है प्रियंका जी वहां जा रही हैं। लेकिन अखिलेश जी की तरफ से ये वाला प्रयास क्यों नहीं होता? क्योंकि जब लखीमपुर में भी हमने देखा कि ये एक टोकनिज्म इन्होंने किया, यहां पे भी अभी तक कोई ट्वीट नहीं आया है। तो क्या ये मान के चलना है कि दलितों को छोड़ ही देना है, दलितों का मतलब हमारे साथ आएंगे ही नहीं? क्योंकि इलेक्शन के हिसाब से इनको इस पे कुछ ना कुछ रिएक्शन करना चाहिए था, क्यों नहीं करते हैं? जो जरूर करना प्रियंका चाहिए था, गांधी आउट, जी जरूर करना चाहिए था उन्हें, या उनके किसी मुअज्जिज पदाधिकारी को वहां तुरंत जाना चाहिए था। हस्तक्षेप, कोई भी राजनीतिक इस तरह की घटना हो, कोई भी दमनकारी घटना हो, वहां तुरंत राजनीतिक हस्तक्षेप करना हर पार्टी के लिए समझदारी का द्योतक है। ये तो पहली बात रही। लेकिन दूसरी बात इसके साथ ये भी है कि अखिलेश की मुख्य रणनीति क्या है। अखिलेश की मुख्य रणनीति जो है वो बड़े बड़े पिछड़े वर्ग के समुदाय और छोटे छोटे अति पिछड़े समुदायों को जोड़कर मुसलमानों के साथ उनको कंबाइन करने की रणनीति है। और साथ में जहां वो टिकट देंगे इस दायरे के बाहर की जातियों को, वहां उनकी जातियों के वोटों के साथ में उनका समीकरण बनाने की रणनीति है। वो मुख्य तौर पर इस रणनीति के ऊपर चल रहे हैं। इसलिए हो सकता है कि उन्हें लगा हो कि अभी फिलहाल इसके ऊपर हम अपनी अपनी ऊर्जा ना खर्च करें। लेकिन मेरा मानना है समाजवादी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश की पार्टी है और वो सभी समुदायों को की नुमाइंदगी करने का दावा करती है, भले ही उसके आधार समुदाय कुछ और हों। ऐसे में इन तमाम जगहों पर मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं। उनको जाना चाहिए, उनको वक्तव्य देना चाहिए, उनको ट्वीट करना चाहिए और उनके लोगों को जाकर सक्रिय रूप से दलितों, पीड़ित दलितों के साथ में खड़ा होना चाहिए। एक और है, एक इन्होंने कल परसों एक दो दिन पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट किया है कि जो शहीद हुए हैं किसान आंदोलन में करीब जो भी लोग, उनको ये अगर ये आए तो 25 लाख रुपए कॉम्पनसेशन की बात इन्होंने कही है। 25 लाख हो सकता है कि लोग कोई 2 करोड़, लेकिन बड़ी बात है आज की तारीख में मुझे ऐसा लगता है कि किसानों ने इसको बहुत ही पॉजिटिवली लिया है कि कोई एक व्यक्ति जो सीरियस रेस में है, उसकी हो सकता है सरकार बनने की संभावना है, ऐसा आप रूल आउट नहीं कर सकते हैं। वो 25 लाख की बात कर रहा है, तो ये भी तो इनके पक्ष में गया। वो सेंस तो है, वो पॉलिटिकल सेंस कहीं मिस नहीं हो रहा है। नहीं, बिल्कुल वो ठीक है। देखिए, किसान आंदोलन का की हमदर्दी समाजवादी पार्टी के साथ में बाकायदा ठोस रूप से होना जरूरी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी अगर वो भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त धक्का लगाना चाहते हैं तो जो किसान समुदाय हैं, जाट समुदाय है, गुजर समुदाय है और जो मुसलमान किसान हैं, उन सबके वोट जो कि जयंत चौधरी की पार्टी को मिलेंगे, जहां समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार खड़े होंगे, उनको भी उनके वोटों का ट्रांसफर होना जरूरी होगा। जब तक आपस में वोटों का बाकायदा ट्रांसफर नहीं होगा तब तक तो वो नतीजे नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि वहां पे बसपा के उम्मीदवार भी खड़े होंगे सभी जगह, तो वो भी तो वोटों का बंटवारा कर रहे होंगे, उनकी भी दावेदारियां होंगी। और बसपा को, ठीक है, बसपा आजकल जिस रास्ते पे चल रही है वो रास्ता दुरुस्त नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी उसको पूरी तरीके से खारिज करना ठीक नहीं है। तो ऐसे में ये जरूरी है कि वो न केवल एक मुंह जबानी हमदर्दी किसान आंदोलन के साथ दिखाएं, बल्कि सक्रिय रूप से किसानों के साथ खड़े हों। और अगर वो जो किसान आंदोलन करते हुए जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, उनको शहीद के रूप में अगर ये वादा कर रहे हैं, एक चुनावी वादा कर रहे हैं कि सरकार में आएंगे तो उन्हें 25-25 लाख रुपए देंगे,
तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत बेहतरीन कदम है उनकी तरफ से, जी जी। सोच समझ नहीं कर नहीं, और उठाए। ये उनका क्या, किसी भी इस देश की सरकार को जो उनको जरूर इस तरह का कोई ना कोई कदम उठाना चाहिए। ये एक जी तरह से नजीर भी है उन लोगों के लिए कि जो कम से कम सरकार में वो कुछ करें उन लोगों के जी जी लिए। एक बात और, एक एक वर्ग ये भी है जिसको लगता है कि अगर बीजेपी को हराना, जो वो लोग जो बहुत ही ज्यादा बीजेपी को हराने के पक्ष के लिए घूम रहे हैं, उनको ये लगता है कि भाई पिछला 2017 का चुनाव में आपने कांग्रेस को 100 सीटें दी थी, उसमें भी करीब 10-15 सीटों पे सपा के प्रत्याशी कांग्रेस के सिंबल पे लड़े थे। लखनऊ में आपके अनुराग भदौरिया ही जी कांग्रेस के टिकट पे लड़े थे। गोरखपुर में एक सीट कंपियरगंज है, वहां चिंता यादव, ऐसी बहुत जगह लड़े थे। तो ऐसा कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर भाई 50-60 सीट का कोई मामला बन सकता है और अगर कांग्रेस को भी आप अपने साथ ले आते हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रियंका गांधी इस समय माहौल तो खूब ठीक से बना रही हैं। मतलब वो जो एंटी बीजेपी वोट है, तो लोग कहते हैं कि अगर ये हो जाता है तो आज की तारीख में बीजेपी की हार निश्चित कर रहे हैं। तो क्या आपको अभी भी कोई संभावना लगती है? कि मुझे नहीं लगती लगता है कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में सिकुड़ जरूर गई है, लेकिन कांग्रेस की आत्म छवि नहीं सिकुड़ी है जी। भाई, वो एक राष्ट्रीय पार्टी है, निश्चित रूप से है, इसमें कोई शक नहीं। एक जमाने में उत्तर प्रदेश की राजनीति पे दशकों तक उसका दबदबा रहा है, उसके जरिए वो अपनी राष्ट्रीय सरकार राष्ट्रीय राजनीति में प्रमुखता प्राप्त करती रही है, इन सब बातों में भी कोई शक नहीं। अगर वो कांग्रेस से समझौता करेंगे तो कांग्रेस कम सीटों पे नहीं मानेगी जी। देखिए, वो ज्यादा, अगर समझौते की बातचीत भी चली तो फिर वो ज्यादा सीटों पे अड़ेगी। उसने गुजरात में भी ज्यादा सीटें मांगी थी, उसकी वजह से तेजस्वी को नुकसान हुआ। पिछले चुनाव में अखिलेश ने उन्हें ज्यादा सीटें दी, उसकी वजह से इनके गठजोड़ को नुकसान हुआ। तो मुझे नहीं लगता है कि ये बहुत ज्यादा इससे इनको कोई फायदा होने वाला है जी। अगर कांग्रेस कम सीटों पे मान जाए तो ये गठजोड़ फायदेमंद है, लेकिन कम सीटों पे मुझे इस पर शक है। नहीं, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं, जब पिछली बार 100 सीट थी उसमें से 15-20 सीट तो उन्होंने ऑलरेडी सपा के लोग उनके सिंबल पे लड़े थे। तो आज मैक्सिमम अगर मांगने का भी मुंह है तो 80 सीट से ज्यादा थोड़ी मांग सकते हैं। और एक्चुअल में आपके पास 7 एमएलए आपके जीते थे, मान ली 7 भी मान लें, तो 7 का एक कुछ तो प्रतिशत होगा ना, वो इतने प्रतिशत आप जीत लीजिए, इतना कुछ कर लीजिए। खैर, ये वार्ता उन्हें बहुत होशियारी से करनी पड़ेगी जी। इससे पहले कि वो वार्ता की घोषणा करें। बैक चैनल से जो बातचीत होती है वो ज्यादा चलानी पड़ेगी, ताकि पहले ही बिना आपसी एक विवाद होता हुआ दिखाई पड़े, सीटों के सवाल पर खींचतान होते हुए दिखाई पड़े, उससे दोनों पार्टियों की छवि को बट्टा लगेगा। अगर पहले से वो पीछे अंदर खाने चीजों को तय कर लें और उसके बाद वो मंच पे आके घोषणा कर दें बिना किसी विवाद के, जिसमें कांग्रेस बहुत बड़ा हिस्सा सीटों का मांगते हुए ना दिखाई दे या पाते हुए ना दिखाई दे, तब तो इस गठजोड़ से लाभ है, वरना लाभ नहीं होगा इस गठजोड़ से, क्योंकि इस तरह के विवादों से कभी कभी नुकसान भी हो जाता है। जी। एक बात और चर्चा है इस समय कि भाजपा कम से कम 30% लोगों के या 33% लोगों के टिकट कटेंगे, जो उनके सिटिंग विधायक हैं जी। और कुछ लोग कह रहे हैं नहीं, 50% तक कट सकते। साथ में यह भी कहा जा रहा है कि ये जब टिकट कटेंगे तो इलेक्शन नॉमिनेशन से 2-3 दिन पहले ही ये अनाउंस होगा, तो जिससे वो लोग भाग ना पाए इधर उधर। लेकिन मुझे ऐसा लगा है पास्ट में भी भाजपा से लोग बहुत भागते नहीं, कारण जो भी हो। आपको क्या लगता है, जब ये अगर लास्ट मिनट पे टिकट कटता है, उसका नुकसान भाजपा को होगा और फायदा विपक्ष को होगा? देखिए, अगर टिकट वो पहले काट देते हैं तो भाजपा कम से कम उससे जो भीतरघात हो सकता है उसको रोकने की पेशबंदी कर सकती है। आप देखिए, अगर उन्होंने एन मौके पे टिकट काटा तो जिन लोगों का टिकट वो काटेंगे, जिन लोगों का टिकट वो काटने की घोषणा करेंगे, उन्हें पहले से अंदाजा तो लग जाएगा कि हमारा टिकट कटने वाला है। ऐसा तो नहीं है, राजनीति में ऐसे तो लोग नहीं होते हैं जो यकीन कर लें, तो वो उन्होंने भीतरघात का पूरा इंतजाम उन्होंने कर लिया होगा और वो मुझे लगता है कि उससे भाजपा को जो नुकसान होना है वो होके रहेगा जी। क्योंकि एक चीज फैक्ट है जो आपकी बात में बता दूं, जो भी इस समय सिटिंग एमएलए है सबको अपने यहां जाके तैयारी, तो सब लोग इलेक्शन मोड में आ चुके हैं, सब लोग ऑलरेडी उस तरह की बैठक, उस तरह के दौरे, उस तरह का बूथ मैनेजमेंट, ये सब ऑलरेडी कर रहे हैं। और उसके बाद अगर किसी को पता लगता है लेट स्टेज में, वो मानव स्वभाव है। अब इस तरह के ऋषि मुनि अगर लड़ रहे हैं इलेक्शन तो बात दूसरी, लेकिन मानव स्वभाव तो करेगा। एक चलते चलते अंतिम प्रश्न, ये जो इस बेतहाशा तरीके से इनॉग्रेशन और नए हो रहे हैं, पूर्वांचल एक्सप्रेस का उद्घाटन, शिलान्यास, ये वो,
इसका क्या फर्क पड़ेगा वोट पे? जो अभी कल नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उधर पूर्वांचल एक्सप्रेस, रोज कुछ ना कुछ उद्घाटन, ये इसका फर्क पड़ेगा? देखिए, ये तो फिर एक मोदी जी का तरीका भी है कि वो धमाकेदार और बड़ी बड़ी चीजें करने में विश्वास करते हैं। मुझे नहीं लगता कि चुनाव का इसके ऊपर फर्क पड़ेगा। अगर मान लीजिए उन्होंने 2 साल पहले या 3 साल पहले एयरपोर्ट बनाना शुरू कर दिया होता और अभी तक एयरपोर्ट बनने के कगार के ऊपर होता, तो ये पूरी की पूरी उपलब्धि जो है उनके खाते में जुड़ती। चुनाव से ठीक पहले की जाने वाली ये कार्रवाइयां बहुत ज्यादा कोई असर नहीं डालती हैं, बहुत बड़ा असर नहीं डालती हैं। तो मुझे तो नहीं लगता कि इन चीजों से चुनाव की जो भी धारा है वो भाजपा के पक्ष में है, वो समाजवादी पार्टी की तरफ झुक रही है क्या, ये तो अलग चर्चा का विषय है, हम लोग चर्चा करते ही रहते हैं। लेकिन चुनाव की मौजूदा स्थिति इससे बहुत रेडिकली प्रभावित नहीं होने वाली है। ये एक चीज बताइए भाई साहब, अंतिम प्रश्न इसलिए, एक चीज बताइए, अजीब सी चीज हो रही, वो किसान बिल वापस हो रहे हैं, उसके बाद भी लोग कह रहे हैं कि अरे ये तो मतलब एमएसपी क्यों नहीं दिया। वो उसकी पेट्रोल के दाम घटा रहे हैं, तो लोग कह रहे हैं कि इसको जब चुनाव हरा दोगे तो और ये हटाएंगे। वो गैस की सब्सिडी वापस कर रहे हैं, तो उसमें भी दिक्कत। वो प्लेटफॉर्म के टिकट 50 रुपए से फिर 10 पे ला रहे हैं, तो लोग कह रहे हैं देखा, ये तो तभी लोग जब करते हैं जब इनको हार का डर रहता है। तो एक तरफ अगर वो इस तरह की आप दोनों मिलकर कहते रहे हैं कि नेता के वोट जब गिरते हैं तो नेता शीर्षासन करने के लिए तैयार हो जाता है। तो लोगों को दिख रहा है कि नेता से शीर्षासन कैसे कराया जा सकता है, तो अब लोग नेता से शीर्षासन कराना चाहते हैं। देखिए, और वो भी अब पेट्रोल 95 रुपए पे आया है दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में। मैं तो उत्तर प्रदेश में रहता हूं, तो अब उत्तर प्रदेश में पेट्रोल 95 रुपए पे आया है। अगर और थोड़ा सा दबाव बढ़ेगा, अगर जो सर्वेक्षण आते हैं उसमें भाजपा का ग्राफ और नीचे गिरते हुए आएगा, तो लोगों को उम्मीद है हो सकता है 10-15 रुपए और कम हो जाए पेट्रोल। तो आमतौर पर लोगों को उससे फायदा होगा। किसानों ने देख लिया है कि इस सरकार को झुकाया जा सकता है। किसानों ने एक बहुत बड़े मुद्दे पर सरकार को एक असाधारण पराजय रसीद की है। अब वो क्यों छोड़ने वाले हैं भाई? आप देखिए, टीपी बॉर्डर के ऊपर 50,000 किसान आया वहां पंजाब से। जी, बहुत ज्यादा। हाँ, देखिए, जो दिल्ली 3 तरफ से जो घिरी हुई थी उसमें कोई कमी नहीं आई है। एक तरह से उन धरनों को और मजबूत किया जा रहा है। हाँ। उन धरनों में संख्या और बढ़ रही है। पहले सारे किसान नेता कहते थे, चाहे बलबीर सिंह राजेवाल हो, चाहे चढ़ूनी हो, सब लोग कहते थे कि 3 कानून वापस लेने के बाद में हम लड़ेंगे न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी जामा पहनाने के लिए, कि ज्यादा लंबी, ज्यादा संगीन लड़ाई है, क्योंकि सरकार इस काम पे ज्यादा मुश्किल से तैयार होगी। जी। आज एक बहुत दिलचस्प लेख छपा है टाइम्स ऑफ इंडिया में। उसमें जो लेखक है वो किसान आंदोलन का ही एक नेता है। उसने एक बहुत दिलचस्प तर्क दिया है। वो तर्क मैं आपको बता दूं इस प्रोग्राम को खत्म करते। उसने कहा कि भाई, एमएसपी एक ऐसी नीति है जो सरकार कई दशक से लगातार जारी रखे हुए है। सरकार बार बार एमएसपी की घोषणा करती है, लेकिन सरकार एक ऐसी नीति जो लगातार जारी रखे हुए है उसको कानूनी जामा क्यों नहीं पहनाना चाहती? भाई, या तो आप नीति खत्म कर दीजिए। ये क्या ट्रिक है कि हम एमएसपी घोषित करेंगे और ये मान के घोषित करेंगे कि किसानों को एमएसपी नहीं मिलेगी। ये जो ट्रिक है, इस ट्रिक का भंडा फूट गया है। ये जो तिकड़म है सरकार की कि हम एमएसपी घोषित भी करेंगे लेकिन सरकार उस एमएसपी पे अपनी फसल नहीं बेच पाएगा, इस तरह का बंदोबस्त भी जारी रखेंगे और उत्तरोत्तर ये बंदोबस्त बढ़ता जाएगा। न हम एमएसपी घोषित करना बंद करेंगे, न ही किसान को एमएसपी मिलने की गारंटी करेंगे। ये जो चक्कर है, इस चक्कर को किसान आंदोलन की ये मांग जो है, पूरी तरह इसका पर्दाफाश उसने कर दिया जी। ये वही बात है कि हरदम किसान को याचक के ही रूप में रखो, क्योंकि मैं देता हूं, तुम मांगो तब मैं दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।